अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे ENG 101 का लेसन नंबर 3। लेसन नंबर 3 में सबसे पहले जो टॉपिक आपके सामने है वो है रीडिंग फॉर मेन आइडिया। ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि इसे स्किप ना कीजिएगा, इसकी तैयारी ज़रूर कीजिएगा। ये जो रीडिंग फॉर मेन आइडिया है, इस टॉपिक से आपको पता चलता है कि जैसे जैसे आप किसी चीज़ को रीड करते हैं आपकी रीडिंग स्किल्स में इम्प्रूवमेंट आती है। जैसे कि अगर आपके पास काफ़ी लंबे पैराग्राफ्स हैं या आपके पास कोई नॉवेल्स हैं उर्दू या इंग्लिश या किसी भी लैंग्वेज में, आप जितना ज़्यादा उसको रीड करेंगे आपकी रीडिंग स्किल्स उतनी ही ज़्यादा अच्छी होती जाएंगी। रीडिंग फॉर मेन आइडिया में आपको इसी टॉपिक के बारे में बताया गया है। जैसे कि इस लाइन में भी आपको बताया गया है कि आप जितना ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही ज़्यादा अच्छे से इसको बोल पाएंगे, आपकी प्रैक्टिस उतनी ही ज़्यादा अच्छी हो पाएगी। और जैसे कि आप जानते हैं इंग्लिश तो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हर जगह इसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या आप एक जॉब होल्डर हैं, आपको हर फील्ड में इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसलिए ये भी ज़रूरी है कि हम इसको बहुत अच्छे से प्रोनाउंस करना सीखें। हमारी पढ़ने की स्किल, हमारी बोलने की स्किल इतनी अच्छी हो कि हमें कहीं भी बोलते हुए किसी भी जगह हिचकिचाहट फील ना हो। और इसके ऑपोजिट अगर आपकी रीडिंग स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है और आप किसी चीज़ को रीड कर रहे हैं तो आपको उसको पढ़ते हुए भी काफ़ी टाइम लगेगा, आपका काफ़ी टाइम इसमें वेस्ट हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें हम करें। अब इसकी प्रैक्टिस कुछ इस तरह से भी की जा सकती है कि अगर आप कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हैं और उसका आपको टॉपिक नहीं दिया गया तो आपको खुद उसका टॉपिक सर्च करना पड़ेगा। जैसे अगर आपके पास ये पैराग्राफ है, अगर आपके पास इसका टॉपिक नहीं दिया गया हो तो आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे कि ऐसी कौन सी लाइन है जिसे यूज़ करते हुए हम इसका टॉपिक क्रिएट कर सकें। अब आप खुद ही इससे अंदाज़ा लगाएं, अगर आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हैं, आपकी राइटिंग स्किल, आपकी लर्निंग स्किल अच्छी हैं तो आप कितनी आसानी से पैराग्राफ का टॉपिक यहाँ से सर्च कर सकते हैं। आपकी इसी प्रैक्टिस के लिए यहाँ हैंडआउट्स में भी आपको कुछ छोटे छोटे पैराग्राफ्स दिए गए हैं ताकि आप इसकी प्रैक्टिस करें, ताकि आपको इनके टॉपिक्स का कुछ अंदाज़ा हो। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, अगर आपको किसी पैराग्राफ के बारे में कोई मुश्किल आ रही है, कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो आप उस वर्ड को कॉपी करें, गूगल पे पेस्ट करें और उसका मीनिंग जानें। इसके अलावा आप डिक्शनरी से भी कंसल्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपको लास्ट लेक्चर में बताया गया था। जब आपकी वोकैबुलरी बेहतर होगी, आपकी लर्निंग स्किल्स बेहतर होंगी तो आप मुश्किल से मुश्किल पैराग्राफ्स में भी कुछ टॉपिक्स निकालना सीख जाएंगे। इसके बाद अगर हम नीचे जाते हैं तो हमारे पास कुछ और मज़ीद यहाँ पे उन्होंने छोटे छोटे सेंटेंसेस दिए हुए हैं ताकि आप इनको रीड करें और इनमें से टॉपिक निकालने की कोशिश करें। इसके बाद आपको कुछ टॉपिक सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इसमें आपको कुछ ऑप्शंस भी दिए हैं, आपने इन्हें रीड करना है और इनमें से अप्रोप्रिएट आंसर को आपने चूज़ करना है। जो इसमें फर्स्ट टॉपिक सेंटेंस है वो है द नाइल द लार्जेस्ट रिवर इन इजिप्ट इज़ यूनिक बिकॉज इट। अब ये आपके पास एक सेंटेंस है। अब इसके ऑप्शंस देखते हैं। डिस्क्राइब्स वेयर इजिप्ट इज, एक्सप्लेन व्हाई द रिवर इज़ यूनिक, कंप्रेस द नील विद अदर लार्ज रिवर्स। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि जो करेक्ट आंसर है वो बी है, एक्सप्लेन व्हाई द रिवर इज़ यूनिक। यहाँ पे उसने आपको आंसर भी बताया है। अब क्योंकि यहाँ पे यूनिक पे आके बात ख़त्म हो रही है इसलिए उसका क्लोजेस्ट आंसर ये है कि एक्सप्लेन व्हाई द रिवर इज़ यूनिक। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अब नेक्स्ट आपने खुद सेलेक्ट करने हैं। नेक्स्ट आपके पास सेकंड टॉपिक जो दिया गया है, अ लिटिल नॉन स्टोरी अबाउट एमी जिन्ना टेल्स अबाउट हर मैनर ऑफ थिंकिंग। अब इसके कुछ ऑप्शंस, डिस्क्राइब्स द पासिंग ऑफ द लाहौर रेजोल्यूशन, समराइज जिन्नास स्पीच एट लाहौर मार्च 1940, रिलेट्स द लिटिल नॉन स्टोरी। अब यहाँ पे देखें आपके लिए यहाँ कितना आसान है। एक तो आपको शुरू से ही पता चल गया कि यहाँ है अ लिटिल नॉन स्टोरी, और दूसरा ये कि ये इन्वर्टेड कॉमास में भी है, तो आपको ये समझ आ गई होगी कि इसका पॉसिबल आंसर यही हो सकता है। इसी तरह से आपके पास एक और टेंस दिया गया है, इसे भी आप खुद सॉल्व करेंगे। अब इसमें आपको बताया गया है इफ़ यू वांट टू स्पेंड हॉलीडेज इन ट्रूली यूनिक प्लेस द नॉर्थन एरियाज ऑफ पाकिस्तान आर जस्ट द प्लेस फॉर यू। अब इसके कुछ ऑप्शंस हैं वो हम चेक करते हैं। आइडेंटिफाइज द प्लेस एंड एक्सप्लेन इट्स यूनिकनेस, explain the physical and emotional importance of holidays, relates the history of the Pashtuns। अब जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ हॉलीडेज़ की बात हो रही है, यानी प्लेसेस की, यूनिक प्लेसेस की बात हो रही है, तो हमारे पास ये फर्स्ट ऑप्शन है आइडेंटिफाइज द प्लेस एंड एक्सप्लेन इट्स यूनिकनेस। अब यहाँ यूनिकनेस भी है, यहाँ पे प्लेस भी है, तो हमारे पास ये ए ऑप्शन हो सकता है। इसके बाद जो टॉपिक 4 है उसका सेंटेंस हम देखते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ स्पीच इन इन्फेंट्स follows a definite sequence
और पैटर्न्स ऑफ डेवलपमेंट। अब इसकी कुछ डिटेल्स हैं, इसके कुछ ऑप्शंस हैं, इन्हें हम रीड करते हैं। बाय द टाइम एन इन्फेंट इज 6 months old, he or she can make 12 different speech sound. Before the age of 3 months, most infants are unable to produce any recognizable syllables. During the first year, the number of vowel sounds a child can produce is greater than the number of consonant sounds he can make. During the second year, the number of consonant sound a child can produce increases. Parents often reward the first recognizable word a child produces by smiling or speaking to the child. अब इसके बारे में हम देखते हैं कि इसका कौन सा पॉसिबल आंसर हो सकता है। अब इसमें इन्फेंट्स देखते हैं, ये वो होते हैं जो बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं, जिन्हें इतना ज़्यादा बोलना नहीं आता, बल्कि ऑलमोस्ट बोलना ही नहीं आता, जो बहुत ही छोटे छोटे वर्ड्स को पिक करना शुरू करते हैं। अब इसका पॉसिबल आंसर सी हो सकता है, क्योंकि एक एज में यानी कि फर्स्ट ईयर के करीब आगे एक बच्चा थोड़ा सा बोलना शुरू करता है, उसमें स्पीकिंग पावर्स आती हैं, उसमें लर्निंग पावर्स आती हैं, और वो छोटे छोटे वर्ड्स को बोलना शुरू करता है। वो वर्ड्स जो आसानी से वो पिक कर सकता है, जैसे कि वॉल्स आसानी से पिक हो सकते हैं, वो ज़्यादा आसानी से उसे बोल सकता है, तो इसका पॉसिबल आंसर सी हो सकता है। अब इसका 5th टॉपिक है, इसका सेंटेंस हम देखते हैं। इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड फेमिन इज अ कॉन्स्टेंट ह्यूमन कंडीशन एंड एग्जिस्ट ड्यू टू अ वेराइटी ऑफ कॉजेस। अब फेमिन क्या होता है? ये कहत होता है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि दुनिया में कहीं ना कहीं ये कहत सारी होती है, और क्यों होती है ये उसके बारे में सेंटेंस है। अब इसके पॉसिबल आंसर हमें यहाँ से सर्च करने हैं, तो हम इसके ऑप्शंस देखते हैं। In parts of Africa, people are dying of hunger by the tens of thousands. Secondly, famine is partially caused by increased population. Advances in medicine have increased life expectancies, keeping more people active for longer period of time. Agricultural technology has not made substantial advances in increasing the food supply. Due to growth of cities, population has become denser and agricultural support for these population centers is not available. अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे फेमिन का जिक्र है, और यहाँ अगर आप देखें तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन में इसका जिक्र आ रहा है, तो इसका पॉसिबल आंसर हमारे पास ये हो सकता है, जिसका मीनिंग है जो कहत साली है वो आबादी में इजाफे की वजह से बढ़ रही है। और यहाँ पे भी उसने हमें इसी बात की तरफ इशारा किया है। उसने यहाँ पे वैरायटी ऑफ कॉजेज़ का जिक्र किया है, और यहाँ पे हमारे पास जो आंसर है वो भी इसी से रिलेटेड है, तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर ये हो सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है, एन इंडिविजुअल डील्स विद एंग्जाइटी इन अ वेराइटी ऑफ वेज एंड प्रोड्यूसेस अ वाइड रेंज ऑफ रिस्पॉन्सेज। अब इसका मीनिंग क्या हो सकता है कि कोई भी शख्स एंग्जाइटी से निपटने के लिए डिफरेंट तरीके से कोई ना कोई काम करता है, कोई ना कोई रद्द-ए-अमल देता है। अब एंग्जाइटी क्या होती है? ये एक बेसिकली कोई बेचैनी या परेशानी हो सकती है। एंग्जाइटी में मैनिफेस्ट itself by such physical symptoms as increased heart activity or labored breathing. Fear, unlike anxiety, is a response to real or threatened danger. उसके बाद C है, psychologically anxiety often produce a feeling of powerlessness or lack of direct control over the immediate environment. अब D है, temporary blindness, deafness, or the loss of the sensation of touch is example of extreme physical responses to anxiety. और जिसमें E है, some people cannot cope with anxiety and are unable to control the neurotic behavior associated with anxiety. अब यहाँ पे ऑप्शंस में आपको बताया गया है कि ये खुद ही एक बीमारी की ही तरह है, जिसमें आप डिफरेंट रद्द-ए-अमल दे सकते हैं, या आपको इस तरह की बीमारियों में मुब्तला कर सकती है, जैसे कि आपको यहाँ पे ये दिखाया गया है, जैसे कि पावरलेसनेस वगैरह। जब किसी इंसान में ऐसे सिम्टम्स पाए जाते हैं तो उसे फील होता है, या इर्द गिर्द के लोगों को ही फील होता है कि ये इसे एंजाइटी है। ये मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, ये फिज़िकली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, आपका पूरा इन्वायरमेंट इससे ख़राब हो जाता है, आप पावरलेस फील करते हो। अब इन सब को मद्देनज़र रखते हुए आप ऑप्शन बी के साथ जा सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें बताया गया है, इसमें हमें फेयर भी फील होता है, इसमें हम एंजाइटी फील करते हैं, इसमें हमें डर भी होता है, ये काफ़ी डेंजरस भी है।
ये आपको रियल खतरात में भी डाल सकता है, यानी कि आपकी माइंड पावर आपका ख़त्म हो सकता है या आप पूरे डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इस लॉजिक के बेस पे हम इस बी ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, जो कि आपका अप्रोप्रिएट आंसर होगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप इसकी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। आप खुद से कुछ ऐसे सेंटेंसेस चूज़ कीजिएगा और उसमें ऐसी प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए ताकि आपकी रीडिंग पावर, लर्निंग पावर अच्छी हो सके। जितनी ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपकी स्किल्स उतनी ही ज़्यादा बेहतर होंगी। तो ये आज का टॉपिक था। मैं दोबारा हाजिर होंगी नई वीडियो के साथ, नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।